गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, अभी तक 7 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है 4.1, ट्रेम्बल therefore tyrants of the world। बच्चों, इसका मीनिंग आप समझने की कोशिश करो। इसको कोरिलेट करो। हम लोग इस चैप्टर में प्रिंट कल्चर को पढ़ रहे हैं कि प्रिंट कल्चर ने किस तरह से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एक क्रांति ला दी, एक रिवॉल्यूशन ला दिया, एक बहुत सारे चेंजेस ला दिए। लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है। और पढ़ने लिखने से लोग अवेयर हो गए, जागरूक हो गए। उनके अंदर सही और गलत की सोच आने लगी। भाई, आप पढ़ोगे, डिफरेंट तरीके की चीज़ों को पढ़ोगे, लिटरेचर को पढ़ोगे, फ़िलॉसफी को पढ़ोगे, साइंस को पढ़ोगे, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें समझ, ये जागरूकता आने लगेगी, गलत सही वगैरह वगैरह, तो आपको दबा करके, आपको बेवकूफ़ बना करके, आपको एक्सप्लॉइट करके जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, जो आपके ऊपर शासन कर रहा है, डेफिनेटली आप उसको, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करोगे और उसको मानने से इनकार कर दोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, ये गलत कर रहा है, ये हमारे साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे बच्चों इसमें कि जो संसार के जो तानाशाह लोग थे, तानाशाह का मतलब होता है बच्चों जो अपनी मनमर्जी से, अपने ताकत के बल पर लोगों पर शासन करें, अपनी मनमर्जी थोपें, इच्छा के विरुद्ध, नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध उन पर शासन करें, उन पे तरह तरह के अत्याचार करें, अपनी मनमर्जी चलाएं। ठीक है। उनको बोला जाता है तानाशाह। इंग्लिश में जो आपकी हेडिंग है, टायरेंट, TYRANT, टायरेंट, है ना। और ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है बच्चों कांपना, है ना। ट्रेम्बलिंग, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में, जैसे बर्फ़ में चला जाऊं कहीं, ऐसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में चला जाऊं और एक सिंपल सा कॉटन का शर्ट और पैंट पहन लूं, चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा है, बारह बर्फ़ गिर रही है और मैं कांप रहा हूँ, कांप कर मैं उस वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँ, तो ऐसे से कांपते हुए मैं बोलूँ, तो माय वॉइस इज़ ट्रैम्बलिंग, यानी समझ में आ रहा है ना, कांपना, थरथराना, है ना। तो ये कौन कांप रहा था भैया? बर्फ़ की वजह से कांप रहा था। कौन कांप रहा था? ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो संसार के तानाशाह लोग जो थे, जो अत्याचारी शासक थे, अब वो कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? ठंड की वजह से कांपने लगे? नहीं भैया। किसकी वजह से? इस प्रिंट की वजह से, इस प्रिंट कल्चर की वजह से। अब आपके दिमाग में आएगा भैया, किताबों के छापने और तानाशाह लोगों के कांपने, इसमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है भाई? पढ़ते हैं इसको। ठीक है। By the mid 18th century, there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment। बच्चों, 18वीं शताब्दी के मध्य में एक सामान्य सी बात लोगों के समझ में आ गई या मान ली गई कि पुस्तकों का मतलब यानी किताबों का मतलब सिर्फ लिखी हुई चीज़ नहीं, बल्कि प्रगति, उन्नति और जागरूकता, इसको फैलाना, है ना।
इसको फैलाना ही क्या है? बुक्स हैं। यानी किताबें जो हैं वो लोगों की उन्नति कर रही हैं, लोगों के अंदर जागरूकता ला रही हैं। Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny, and herald a time when reason and intellect world rule. बहुत सारे लोग अब विश्वास करने लगे बच्चों कि किताबें संसार को बदल सकती हैं, संसार में परिवर्तन ला सकती हैं, समाज को स्वतंत्र कर सकती हैं, उदार बना सकती हैं और तानाशाही और अधिनायकवाद, ठीक है, इससे दूर कर सकती हैं और वो समय ला सकती हैं जबकि तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर सही तरीके से संसार पर शासन किया जा सके। यानी जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उदार हैं, ठीक है, वो लोग समझदारी से इस विश्व पे शासन करें, न कि कोई अत्याचारी, न कोई तानाशाह। तो ये परिवर्तन लाने का जो मादा है या क्षमता है वो किसमें है? बुक्स में, किताबों में। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, a novelist in 18th century France, declared, 18वीं शताब्दी में फ्रांस का एक उपन्यासकार जो उपन्यास लिखता था, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, उसने ये घोषणा की या लिखा क्या? द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। उसने कहा कि ये प्रिंटिंग प्रेस, ये किताबें छापने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये उन्नति का सबसे शक्तिशाली इंजन है, प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है और पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों का जो विचार है वो एक ऐसा बल है जो इस डेस्पोटिज्म को साफ कर देगा, उड़ा देगा, समाप्त कर देगा, है ना? ठीक है, देखो बच्चों, डेस्पोटिज्म का एकदम एक्चुअल मीनिंग तुम्हारे बुक में ही लिखा हुआ है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल अनरेगुलेटेड बाय लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स। यानी ये एक शासन करने की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में हो और जिसके ऊपर न किसी कानून का नियंत्रण हो, न किसी संविधान का नियंत्रण हो। यानी उसकी जबान ही कानून हो, ठीक है, और उसके विचार ही संविधान हो। वो अपने दिमाग से, अपने मर्जी से शासन करे। इसको बोलते हैं डेस्पोटिज्म। और डेफिनेटली बच्चों, डेस्पोटिज्म एक अच्छी चीज नहीं होती, इसको अधिनायकवाद भी कहा जाता है। तो बच्चों, उस उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही। अब आप सोचोगे कि भाई किताब डेस्पोटिज्म को कैसे हटा सकती है? इस तरह बच्चों, आप जब जो आम नागरिक हैं, आम नागरिक लोग जब पढ़ने लगेंगे, तरह तरह के विचारों को पढ़ने लगेंगे, बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उन्होंने जो अपने विचार लिखे हैं वो छपेंगे किताबों में छपेंगे, तो उसको स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, आम नागरिक भी पढ़ेंगे, तो लोगों का दिमाग परिवर्तन होगा बच्चों। लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और देखो, हम लोगों के यहाँ हमारे हिंदू मिथोलॉजी में या हमारे भारत में कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। यानी कोई भी बात पहले मन में आती है, फिर वाचा, जब वो हमारे जुबान पे आती है हम उसको बोलते हैं, और फिर वो हमारे कर्म में, यानी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बच्चों, उसी तरह आप किताब पढ़ोगे, जब किताबें पढ़ते हैं, तरह तरह के विचार, किताब हम नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उस किताब में हम किसी के विचारों को पढ़ते हैं, और उन विचारों से जब हम प्रभावित, हमारा दिमाग होता है, प्रेरित होते हैं, तो वो हमारे जुबान पे बातें आने लगती हैं। और जब हमारे जुबान पे वो बातें आने लगती हैं
तो हमारे कर्म में आने लगती हैं। तो जब लोग जागरूक होना शुरू हो जाएंगे, लोग समझने लगेंगे कि जो हमारा शासक है वो सही नहीं है, शासन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, तो लोग आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे, यूनाइट होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो आम जनता है वो अपने अनुसार अपने शासक को बदल देगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है। In many of Mercier's novels, the heroes are transformed by acts of reading. They devour books, are lost in the world books create, and become enlightened in the process, convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism. Mercier proclaimed, "Tremble, therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer." यानी ये मर्सियर साहब ने अपने उपन्यासों में, उनके जो उपन्यास होते थे उसमें जो हीरो होते थे, नायक जो होते थे, ठीक है, वो अक्सर किसी किताब को पढ़ करके उनका दिमाग परिवर्तन होता था और वो लोगों में इस प्रक्रिया को, लोगों को एनलाइटेंड करना, लोगों को प्रकाशित करना शुरू कर देते थे। प्रकाशित मतलब अवेयर करना शुरू कर देते थे, जागरूक करना शुरू कर देते थे, ठीक है, कि भाई देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, आवाज़ उठाओ इसके खिलाफ। और इस तरह से जो पावर ऑफ प्रिंट यानी किताबों की जो शक्तियाँ हैं, पुस्तकों की जो शक्ति है, वो क्या करेगी, वो आधार बनेगी। किसका आधार बनेगी? डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म, यानी जो ये तानाशाही है, तानाशाही का जो आधार है उसको समाप्त कर देगी ये किताबें, ये प्रिंट कल्चर, ये किताबें छपने की जो आधार है, जो किताबें हैं, तरह तरह की किताबें नहीं हैं, वो तरह तरह के विचार हैं, और एक दिन वो विचार अधिनायकवाद को, तानाशाही को समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं 4.2 प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बच्चों आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 9th में आपने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, फ्रांस की क्रांति क्या थी। उसके बाद क्लास 10th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में यूरोप में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बच्चों इसीलिए पढ़ा जाता है, हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना और बहुत सारे नए शब्द, बहुत सारी नई चीज़ें इस फ्रांस की क्रांति से दुनिया को मिली। अब इस प्रिंट कल्चर ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया बच्चों, किताबों ने भी फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा रोल अदा किया। पढ़ते हैं इसको। Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. Can we make such a connection? बहुत सारे इतिहासकार इस बात का तर्क देते हैं कि प्रिंट कल्चर ने भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण किया जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये क्या हम इस तरह के कनेक्शन को या इस तरह की बातों को हम उस हिस्टोरिक इवेंट से कनेक्ट कर सकते हैं? देखते हैं। 3 types of arguments have been usually put forward. 3 तरह की बातें ये इतिहासकार रखते हैं सामने कि भाई किताबों का या प्रिंट का क्या रोल रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। पहला, फर्स्ट प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। Collectively, their writings provided a critical commentary on tradition, superstition and despotism. बच्चों पहली बात तो ये कि प्रिंट यानी किताबों ने, प्रिंट यहाँ पर प्रिंट का मतलब किताबें या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या जर्नल्स, है ना, प्रिंट का मतलब ये है। तो अब मैं जनरली प्रिंट को किताब के रूप में बोल दे रहा हूँ, तो आप किताब का मतलब सिर्फ किताब मत समझना, किताब में सारी चीज़ें आ गई, नॉवेल भी हो सकता है ना, मैगज़ीन भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ठीक है। तो किताबों की वजह से जो बड़े बड़े विचारक थे, बुद्धिजीवी थे, ठीक है, उनके जो विचार थे वो लोकप्रिय हुए, लोगों के बीच में गए, ठीक है। और इससे क्या हुआ,
उनकी जो लेखनी है, उन्होंने जो लिखा, किस चीज पे लिखा? उन्होंने परंपराओं पे लिखा, अंधविश्वास पे लिखा और डेस्पोटिज्म में भी पर भी लिखा। इन लोगों ने क्रिटिकल कमेंट्री की, यानी आलोचना की कि परंपराएं लोगों को बांध देती हैं। जो हमारी परंपराएं होती हैं, ठीक है, तो कभी कभी देखो, परंपराओं का पालन करना बहुत उचित बात होती है, क्योंकि परंपरा हमारी संस्कृति से जुड़ी होती है, ठीक है। तो मैं परंपराओं के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई परंपराएं मानवता के उत्थान में बाधाएं बन जाएं, तो फिर वो परंपरा नहीं रह जाती, फिर उस परंपरा को हटा देना चाहिए, ठीक है। जो मानवता को सपोर्ट न करे, मानवता के, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हो कोई अगर ट्रेडिशन, तो वी कैनॉट कॉल्ड इट एज अ ट्रेडिशन ना, है ना। इट कैन बी टर्म्ड एज एन ऑब्स्टेकल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उसको हम ट्रेडिशन, परंपरा नहीं कहेंगे। तो जो विद्वान थे उस समय फ्रांस के या अलग यूरोप के, उन्होंने क्रिटिकल कमेंट्री की, यानी आलोचनात्मक टिप्पणियां की परंपराओं पर, अंधविश्वासों पर और ये तानाशाही वगैरह पे, ठीक है। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रेशनैलिटी। बहुत अच्छी बात कही। उस समय तक फ्रांस में, चाहे यूरोप में, बच्चों, फ्रांस की क्रांति से पहले का जो फ्रांस था या यूरोप था, वहां पर जो शासन होता था, लोगों पर जो शासन किया जाता था, परंपरा के आधार पे होता था, कस्टम, ठीक है। राजा मरा, उसका बेटा राजा, वो मरा, फिर उसका बेटा राजा। प्रजा की इच्छा नहीं पूछी जाती थी। प्रजा यानी जनता की इच्छा से कोई लेना देना नहीं होता था। शासन पूरी तरह से राजा पर केंद्रित होता था, राजा की ही इच्छा सर्वोच्च होती थी। जनता को सिटीजन नहीं माना जाता था, सब्जेक्ट माना जाता था, नागरिक नहीं बल्कि प्रजा माना जाता था। और प्रजा के लिए राजा पिता समान होता था। पिता मतलब कि कंट्रोलर, यानी जैसे छोटा बच्चा है, उसके पिताजी हैं, तो छोटा बच्चा बोलेगा कि हमको चांद लेके आइए, चांद तोड़ के लाइए, तो पिता उसके लिए चांद ले आएगा? नहीं नहीं नहीं, उसको या तो समझाएगा, प्यार करेगा, डांटेगा, ठीक है, पर वो उसकी बात नहीं मानेगा बच्चे की, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसी तरह ना, राजा ना अपने आप को पिता समझता था, और वो प्रजा की इच्छा से उसको कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। तो शासन चलता था राजा की इच्छा से। लेकिन यहाँ विचारकों ने, जो उस समय के जो विचारक, नए नए जो दार्शनिक हुए थे, उन्होंने कहा कि जो शासन होना चाहिए वो रीजन के आधार पे होना चाहिए। मतलब शासन के पीछे कोई कारण होना चाहिए। जो रूलर्स हैं, शासक हैं, वो क्यों शासक हैं, कैसे शासक हैं, किस तरीके के शासक हैं, ठीक है। कस्टम के आधार पे नहीं, रीजन के आधार पे। यानी अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके पीछे का तर्क दो, आप कारण बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप टैक्स बढ़ा रहे हो जनता पर, तो आप कारण बताओ, उचित कारण बताओ कि आप टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो। अगर आप अत्याचार कर रहे हो जनता पर, तो कारण बताओ कि आप अत्याचार क्यों कर रहे हो, वाई। सो द रूल शुड बी अकॉर्डिंग टू द रीजन, नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टम। ये वहां उस समय के विचार था। और उनकी डिमांड थी, उनकी मांग थी कि किसी भी चीज को अगर आप जज कर रहे हैं, तो वो रीजन और रेशनैलिटी के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप अगर किसी मतलब शासन की जो व्यवस्था है बच्चों, वो परंपराओं के, संस्कृति के आधार पे नहीं होना चाहिए, परंपरा के आधार पे नहीं होना चाहिए। उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। दे अटैक्ड
द सेक्रेड authority of the church and the despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of a social order based on tradition. इन लेखकों ने, इन बुद्धिमान लेखकों ने चर्च की जो अथॉरिटी है, चर्च की जो ताकत है, ठीक है, उसको चैलेंज किया, एक तरह से उस पर आक्रमण किया कि जो चर्च जो है, जो जबरदस्ती अपनी मनमर्जी चलाता है परंपराओं के आधार पे, धर्म के आधार पे, वो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और उस समय जो परंपरा है, जो सोशल ऑर्डर है, ऊंच नीच का जो भाव है, जमींदार साहब हैं, एक बच्चे ने अगर जमींदार सामंत के घर में जन्म ले लिया तो भले ही वो किसी भी तरह का कर्म करे, बुरा से बुरा कर्म करे, लेकिन गरीब आदमी को उसके सामने झुक कर ही सलाम करना है, उसको पैर छूना है, उसके आगे हाथ जोड़कर बैठे रहना है, उसकी बात माननी है ना। तो ये नहीं होना, क्या चाहिए, जो कर्म से बड़ा हो, जन्म से नहीं, जो कर्म से बड़ा हो उसकी इज्जत होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर के बेस पे या ट्रेडिशन के बेस पे रूलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उनका कहने का मतलब था। The writings of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through new eyes that were questioning, critical and rational. यानी लोगों ने वोल्टायर जैसे दार्शनिक, रूसो, जीन जैक्स रूसो साहब जैसे जो लोग थे, जो उन्होंने अपने विचार लिखे, तो इस प्रिंट के थ्रू लोगों ने उनके विचारों को पढ़ा और उन्होंने इन किताबों को पढ़ करके संसार को एक नई तरीके से देखा, नई आंखों से देखा। एक ऐसी आंखें जो प्रश्न करती थी, अपने शासकों से प्रश्न करती थी, जो शासन की आलोचना करती थी, ठीक है, और एक तरीके से एक समानता के आधार पर, समता के आधार पर समाज को देखना पसंद करती थी। ऐसी आंखें, यानी आंखें मतलब लोग। तो इस तरह का जो एनलाइटमेंट है, इस तरह की जो जागरूकता है बच्चों, ये प्रिंट की वजह से आया, ये किताबों की वजह से आया। क्योंकि अगर मान लो प्रिंट नहीं होता, किताबें नहीं छपती, तो जो दार्शनिक या विद्वान होते, क्या होते, वो दार्शनिक होते बच्चों, अपने विचार अपने तक सीमित रखते, या नहीं 2 4 5 10 लोग जो उनके अगल बगल के होते उनसे शेयर करते, और क्या होता, 100 150 200 लोगों तक अपनी बात रखते, और क्या होता, ठीक है। लेकिन बच्चों किताबों ने उनके विचारों को लाखों लोग तक पहुंचा दिया, देश की सीमाओं के पार पहुंचा दिया, और लोगों ने जाना, लोगों ने समझने की कोशिश की, और पर वो जो परंपराओं, उस समय जो डेस्पोटिज्म था, जो तानाशाही थी, अधिनायकवाद था, जो मोनार्की थी, राजतंत्र था, जो फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, उसका विरोध किया, ठीक है। और कहा कि समाज जो है वो बराबरी के आधार पे होना चाहिए, परंपराओं के आधार पे नहीं, है ना। जन्म से अधिकार नहीं मिलने चाहिए, कर्म से अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें की बच्चों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। सेकंड पॉइंट को हम नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। आपकी कोई भी समस्या हो सिलेबस से रिलेटेड, या इस चैप्टर से रिलेटेड, या किसी भी सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बोलिए। मुझे आप प्रेरित करिए, आप मुझे बोल नहीं रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, और मैं आई एम ईगरली अवेटिंग फॉर योर कमेंट, है ना। किस तरीके का वीडियो और आपको चाहिए सोशल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है। और मैं इंतज़ार करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ओके बच्चों, गुड नाइट।